सबसे पहले F5 प्रेस करते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन कोरियर सिस्टम सर्विस इज़ द टाइटल ऑफ माई एप्लीकेशन। आई एम स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। माई नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात एंड माई सुपरवाइजर नेम इज़ रिस्पेक्टेड मैम अस्मा बतूल साहिबा। Something about my project. There are 3 users of this application. मेरी एप्लीकेशन के जो है वो 3 यूज़र्स हैं जो मेरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के अलग अलग रोल्स हैं। पहला जो है वो एडमिन है, दूसरा मैनेजर है और तीसरा कस्टमर है। एडमिन जो है वो हमारी पूरी एप्लीकेशन को मैनेज करेगा, वो पूरी एप्लीकेशन में रिपोर्ट जनरेट करेंगे एडमिन, और मैनेजर मैनेज करेंगे तमाम ऑफिसेस को। ऑफिसेस में जो मैनेजर्स हैं उनको मैनेज करेंगे और कोरियर सर्विसेज को मैनेज करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा यूज़र है वो हमारा मैनेजर है, जो किसी डेजिग्नेटेड लोकेशन पर जो है पॉइंट होगा और वो जो है वो वहाँ पर रहते हुए, यानी कि एक ऑफिस के अंदर जो कोरियर सर्विसेज होंगी उनको वो मैनेज करेगा। जबकि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन अपनी जो है वो क्या कहते हैं कोरियर्स बुक करवाएगा और फिर फिज़िकली आके किसी ऑफिस में आके मैनेजर को अपनी जो है वो कोरियर देगा और मैनेजर जो है वो उसकी सर्विसेज को उसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी एप्लीकेशन काम करेगी। लेकिन जो पूरी एप्लीकेशन है इसको जो लुक आफ्टर करेंगे, इसको जो मैनेज करेंगे वो एडमिन करेंगे। ये मेरा वीयू प्रोसेस मॉडल है जो हमने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बनाया है। वीयू प्रोसेस मॉडल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ये जो है ये वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों की खसूसियात रखता है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे आपको ये पहली स्टेज नज़र आ रही है रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है। रिक्वायरमेंट की स्टेज है, उसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। SRS जैसे हमने बनाया था, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है वो हम इसमें बनाते हैं। और साथ ही फिर नेक्स्ट स्टेज है, इसका एनालिसिस हम करते हैं कि हम जो है वो कितनी जो है वो चीज़ों के साथ कितने इसमें रिस्क एनालिसिस कितना है, कितने इसमें नुकसान के या जो है नुकसान कह लें या ये कह लें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कितनी ऐसी जो फुलफिल नहीं की जा सकती, वो भी रिस्क है। फिर हम उसको देख के फिर हम डिज़ाइन में फेज़ में चलते हैं, यानी डेवलपमेंट फेज़ में। ये डेवलपमेंट फेज़ में डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग शामिल है। इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, उसको कोडिंग करते हैं और उसकी अपने तौर पे टेस्टिंग करते हैं कि वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो एक्सेप्टेंस है। यूज़र के पास एप्लीकेशन आती है, यूज़र उसको चेक करता है, अगर उसे अच्छी लगती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो है ये डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है और बहुत अच्छी अप्रोच है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये क्लाइंट के पास सबसे एंड में जाती है और उस पर काफ़ी टाइम लग चुका होता है। तो क्लाइंट उसको देखता है और उसको रिजेक्ट करता है। जब अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो हमारे टाइम और सर्विसेज जो है वो दोनों हमारी वेस्ट हो गए और रिसोर्सेज भी वेस्ट हो गए। तो इस वजह से जो है हमें जो है वो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारी एप्लीकेशन ऐसी ना हो कि हम यूज़र के लिए बना रहे हैं और यूज़र इसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है जी। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको यूज़ केस डायग्राम कहते हैं। यूज़ केस डायग्राम के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारे कितने यूज़र्स हैं और वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल करें। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। ये बॉक्स जो है ये हमारी एप्लीकेशन की बाउंड्री है, यानी कि ये हमारी एप्लीकेशन बाउंड्री है। इसके अंदर ये जो आपको एलिप्स साइन नज़र आ रहे हैं ये आपके यूज़ केस हैं।
जैसे ये देखें यहाँ पर हम जो है वो लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, एडमिन ऑफिस को मैनेज कर रहा है। जब ऑफिस को मैनेज कर रहा है, ऑफिस के मैनेज के अंदर वो ऑफिस को ऐड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से जब वो एम्प्लॉइज़ को मैनेज करें, ऑफिस के अंदर रहने वाले एम्प्लॉइज़ को भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोरियर को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो एलिफ में है, ये वो काम है जो ये यूज़र हमारा परफॉर्म कर सकता है। तो 3 यूज़र्स हैं हमारे, एक एडमिन है, एक कस्टमर है और एक मैनेजर है। तो तीनों के रोल जो हैं, जो क्या क्या काम ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए, वो हमने इसी यूज़ केस डायग्राम में दिखा दिए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कस्टमर लॉगिन कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता है, और जो है वो शिपमेंट की रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और जो है वो पेमेंट करेगा, हिस्ट्री देख सकता है, प्रिंट हिस्ट्री कर सकता है। ये सारे काम, डिफरेंट काम जो है वो कस्टमर कर सकता है। ये हमारी बिजनेस रूल्स कैटलॉग है। बिजनेस रूल्स कैटलॉग जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पहले बताई थी कि हमारा जो एडमिन है वो ये काम करेंगे और मैनेजर ये काम करेंगे, कस्टमर ये काम करेंगे। दरअसल वही हमारी बिजनेस रूल्स है, वही दरअसल हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर ये जो है ये भी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हमने ये यूज़ केसेस लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ से भी बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं। जी, अब आते हैं अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम की तरफ। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है। इसमें देखें कि हमारे पास जो हमने विजुअल स्टूडियो में एक एप्लीकेशन बनाई है ऑनलाइन कोरियर सर्विस। ठीक है, उसके अंदर 3 लेयर्स हैं और ये लॉजिकल लेयर्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेट हो रही है। कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन विजुअल स्टूडियो ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही फ़ायदा हमारा आईडी इन्वायरमेंट का है। हमने एप्लीकेशन लेयर बनाई। एप्लीकेशन लेयर वो चीज़ होती है, इंटरफेस, फ्रंट एंड, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। यूज़र को जो बाहर है ना, यूज़र उसको यही चीज़ नज़र आ रही है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है एप्लीकेशन लेयर में और वहाँ से वो रिस्पॉन्ड लेता है। ठीक है, उसको नहीं पता अंदर क्या काम हो रहा है। लेकिन ये हमारा एप्लीकेशन लेयर हमारा इंटरफेस हो गया। उसके नीचे होती है बिजनेस लेयर। बिजनेस लेयर क्या काम कर रही होती है? बिजनेस लेयर जो है वो बेसिक लॉजिक्स जो है वो सारी हमने बिजनेस लेयर में लिखे। कौन सा डाटा लेना है, कब लेना है, कौन सा डाटा दिखाना है, क्या दिखाना है, वो सारा हम डिसाइड जो है वो बिजनेस लेयर में करते हैं। बिजनेस लेयर के लिए हम लोग जो है वो C# यूज़ कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर के लिए हम HTML और CSS यूज़ कर रहे हैं। जबकि डाटा लेयर जो है वो तीसरी लेयर है। डाटा लेयर जो है वो डाटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं SQL जो हम यूज़ करें। ये हमारी डाटा लेयर, जो भी डाटा है आपने उसको महफूज करना है ताकि वो आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उस मकसद के लिए आप डाटा लेयर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं। आप एक वक्त में एक लेयर पे काम करते हैं और उससे नीचे वाली में, लेकिन आप डायरेक्टली उससे नेक्स्ट वाली पे काम नहीं कर सकते। यानी कि एक लेयर एक वक्त में एक ही लेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन लेयर है, ये बिजनेस लेयर से बात करेगी, बिजनेस लेयर फिर डाटा लेयर से बात करेगी, लेकिन डाटा लेयर को डायरेक्ट हम एप्लीकेशन लेयर से नहीं जोड़ सकते। ये हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल है कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो इतने दिनों में बनाना था। SRS डॉक्यूमेंट है और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये डिफरेंट चीज़ें ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम आ गई, इसका नाम है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमारे एक यूज़ केस के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करेंगे और वो कैसे काम करेंगे टाइम के लिहाज से। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट है C, एक GUI का ऑब्जेक्ट है रजिस्ट्रेशन पेज और एक SQL का ऑब्जेक्ट है MyDB। ठीक है, अब ये डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इसको कहते हैं टाइम लाइन, यानी कि टाइम, आप टाइम स्केल कह लें या टाइम लाइन कह लें।
ठीक है, ये टाइमलाइन है। उसके बाद ये जो आपको बॉक्स रेक्टेंगल नज़र आ रहा है बिग में, ये है हमारे पास, इसको कहते हैं एक्टिविटी बार। ठीक है, सबसे पहले ये जो है ये कस्टमर आया, कस्टमर ने आया तो ये एक्टिव हो गया, और उसने जो है ना सबसे पहले यूज़र टाइप सेलेक्ट की, इंफॉर्मेशन ऐड की, ऐड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक किया, यूज़र इनफो। ठीक है, किस पे, रजिस्ट्रेशन पेज उसने ओपन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने जैसे उसने सबमिट पर क्लिक किया, वहाँ से रिक्वेस्ट गई एसक्यूएल में, एसक्यूएल में वो डाटा सेव हुआ और उसको रिस्पॉन्ड मिल गया, डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेज रहा है। ये देखिए, ये जो आपके एरो नज़र आ रहा है ना, ये मैसेज है, ये आपने सिंक्रोनस मैसेज भेजा है और ये उसने उसका रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पर भी मैसेज आ रहे हैं और मैसेज आने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्ड हुआ है, यहाँ पे आगे मैसेज गया, यहाँ से रिस्पॉन्स हो रहा है। रिस्पॉन्स जो है वो ये डॉटेड लाइन में है, ये रिस्पॉन्स हो रहा है। और ये जो है ना, ये जो सेंड करना और फिर रिस्पॉन्स करना, इसको कहते हैं सिंक्रोनस मैसेजिंग। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेजिंग कर रहा है, सिंक्रोनस मैसेज कर रहा है, पहले उसे रिक्वेस्ट करता है, फिर वो उसका रिस्पॉन्स देता है। ये हमारी लॉजिकल मॉडल और क्लास डायग्राम है। लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्लासेस बनेगी अपनी एप्लीकेशंस की और उनके दरम्यान में क्या क्या रिलेशनशिप्स होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रिलेशनशिप या एसोसिएशन प्रोग्रामिंग में दो तरीक़ों से होती है। एक होती है क्लास एसोसिएशन यानी कि क्लास की रिलेशनशिप, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट एसोसिएशन यानी ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप। ठीक है, क्लास एसोसिएशन इज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लास एसोसिएशन जो है वो इनहेरिटेंस की सूरत में होगी, उसके अलावा बाकी सारी किस्में जो हैं वो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में आती हैं। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है और सिंपल एसोसिएशन है, ये किस में आती हैं, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन में। जबकि इनहेरिटेंस किस में आती है, इनहेरिटेंस क्लास एसोसिएशन में आती है। जैसे यहाँ पर आप देख लें, ये एरो नज़र आ रहा है आपको, ये पेरेंट की तरफ है और ये चाइल्ड उसकी सर्विसेज को ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये चाइल्ड में भी इनहेरिट हो रही है। तो ये जो है ये सिंबल जो है ये इनहेरिटेंस का सिंबल है। ये यहाँ पे हमारे पास क्लास एसोसिएशन हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये हमारे पास क्लास बनी हुई है ना, ये क्लास का नाम है यूज़र, क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं, नेम, और क्लास के जो मेथड है इंटीजर वगैरह ये उसके रजिस्टर वगैरह ये उसके मेथड्स हैं। ठीक है, एक क्लास के अंदर क्लास का नाम है, क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और क्लास के मेथड्स हैं। ठीक है, इन मेथड्स को अब दूसरी क्लासेस यूज़ करें क्योंकि ये इनहेरिट हुई है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट क्लास की खसूसियत चाइल्ड में भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर कोडिंग कम करनी पड़ेगी, हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक होगी बात, ये हो गई हमारी इनहेरिटेंस। जबकि यहाँ पर आप देखें ये फील्ड डायमंड है। फील्ड डायमंड होता है कंपोजिट रिलेशनशिप, कंपोजिशन यानी कि लाजमी का रिलेशनशिप। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से कंपोज हो जाता है कि वो उससे बाहर नहीं आ सकता। इस चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिट रिलेशनशिप। जैसे ये देखें, ये कस्टमर है, यहाँ पे ये कस्टमर आईडी है। अब यहाँ पर ये कस्टमर आईडी का डाटा हम इसके अंदर हमने प्राइवेट रखा हुआ है। अब इस कस्टमर आईडी को हमने प्राइवेट रखा हुआ है, ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है या प्राइवेट फील्ड है। अब इसको आप क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते इस क्लास के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमारे पास कंपोजिट रिलेशनशिप है, ये भी हमारे पास कंपोजिट रिलेशनशिप है, ये भी हमारे पास कंपोजिशन है यानी कि कंपोजिट रिलेशनशिप है। जबकि ये जो एरो है ये हमारे पास सिंपल एसोसिएशन है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सिर्फ सर्विसेज ले रहा है। कस्टमर जो है वो कोरियर को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, होल पार्ट नहीं है। लाजमी पार्ट हो तो कंपोजिशन होता है, अगर ऑप्शनल पार्ट हो तो
एग्रीगेशन होता है, लेकिन एग्रीगेशन हमने नहीं यूज़ किया। ये सिंपल एसोसिएशन है जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर की सर्विसेज को ले रहा है या दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्विसेज को ले रहा है। जी ये हमारे पास आ गई है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम ये देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी कितनी एंटिटीज़ होंगी और उनके दरम्यान में क्या क्या रिलेशनशिप होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यूज़र की एंटिटी है और दूसरी एंटिटी है एडमिन। इनके दरम्यान में इज़ आ का रिलेशनशिप है 1 to 1, यानी कि इज़ यूज़र इज़ आ एडमिन इज़ अ काइंड ऑफ यूज़र, यानी कि एडमिन जो है वो यूज़र की एक किस्म है। कस्टमर इज़ अ काइंड ऑफ यूज़र, कस्टमर जो है वो यूज़र की किस्म है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने देखी हैं और हमें पता चला इससे कि ये जो है ये हमारे पास ये रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से बगैर रिलेशनशिप कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या है, कोऑर्डिनेलिटी क्या है, 1 to 1 है यहाँ पे। ठीक है, इनहेरिटेंस में 1 to 1 होती है, एक यूज़र दूसरे एडमिन होगा या एक यूज़र एज ए कस्टमर होगा। ठीक है, तो ये उस यूज़र के ये जो आपको ऊपर एलिप्स साइन नज़र आ रही है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स में ये जो पहला अंडरलाइन एट्रीब्यूट है इसको कहते हैं प्राइमरी एट्रीब्यूट या प्राइमरी की। ठीक है, इस प्राइमरी एट्रीब्यूट के ज़रिए हम जो है वो इस एंटिटी के अंदर से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी ये देखें ये कस्टमर है, कस्टमर का कोरियर है और कोरियर और कस्टमर के दरमियान में रिलेशनशिप 1 to many का है। ये 1 है और ये मैनी है। एक कस्टमर जो है वो एक से ज़्यादा कोरियर का परफॉर्म कर सकता है और एक कस्टमर एक से ज़्यादा कोरियर पे पेमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए ये एक एंटिटी कस्टमर की है, एक कस्टमर पेमेंट की है, तो ये उससे कर सकता है। ये कस्टमर की एक एंटिटी है और इस तरह से ये कस्टमर पेमेंट की एक एंटिटी है और ये उन एंटिटीज़ के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं और उनका रिलेशनशिप क्या है, डू का, 1 to many का। रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। ठीक है, तो ये आमतौर पे रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many एंड many to 1 भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आमतौर पे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 to 1 यूज़ किया है, 1 to many यूज़ किए हैं रिलेशनशिप। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई। जी ये हमारी है डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम में जनाब हम लोगों ने डिफरेंट टेबल्स बनाए हुए हैं और उनको आपस में रिलेट किया हुआ है। तो ये दरअसल रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि हम एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ने के लिए हम प्राइमरी और फॉरेन की को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये देखें ये हमारे पास टेबल है, जैसे ये एडमिन है, एडमिन जो है वो डिफरेंट टास्क असाइन करता है मैनेजर को। तो ये इनके दरमियान में एक एडमिन है जो कि एक से ज़्यादा टास्क असाइन करेगा डिफरेंट मैनेजर्स वगैरह को। ठीक है, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ये 1 है और ये इन्फिनिटी का मतलब मैनी है। यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, 1 to many का रिलेशनशिप बनाने के लिए एक प्राइमरी की होती है और दूसरी टेबल में वो एज ए फॉरेन की इस्तेमाल हो रही थी। जैसे बात सुनने कि एक यूज़र एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है, जब वो दूसरे टेबल में इस्तेमाल होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन की। और उनके रिलेशनशिप की वजह से हमारी जो टेबल है ना वो रिलेशनल डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें ये मैनेजर है, मैनेजर की ये आईडी है, ये यहाँ पर कस्टमर की पेमेंट को मैनेज करा, तो ये यहाँ पर उसकी मैनेजर की भी आईडी आई हुई है। तो ये जो मैनेजर आईडी है ये क्या है, इसकी फॉरेन की है और वो एक से ज़्यादा जो है वो आईडीज़ को एक से ज़्यादा कस्टमर्स को डील करा, इसलिए ये 1 to many का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हमने 1 to many और 1 to 1 का रिलेशनशिप बनाया, जैसे यूज़र इज़ अ कस्टमर एज वेल यूज़र इज़ अ एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 to 1 का रिलेशनशिप है, बाकी जगहों पे 1 to many है। ये यूज़र इंटरफेस है।
और ये जो है ये टूल्स हैं जो हमने इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। विजुअल स्टूडियो 2019 है, C#.NET लैंग्वेज है, और MS SQL सर्वर है, MS वर्ड है, MS पावरपॉइंट है और MS एक्सेल है, और IIS है, ब्राउज़र है जिसके ज़रिए हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको डियर स्टूडेंट ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं। शुक्रिया आपका।